सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में क्यों है और यह प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच एक नया फ्लैश पॉइंट क्यों बन गया है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो इस बार वायनाड की जगह उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज काशी में कहा कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है और अब वो हमेशा के लिए काशी और उत्तर प्रदेश के हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अब सारी लड़ाई उत्तर प्रदेश पर केंद्रित हो गई है, जिसमें न तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को छोड़ना चाहते हैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश को छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2014 और 2019 में भी चुनाव जीतने के बाद वाराणसी आए थे, लेकिन इस बार का उनका काशी दौरा कई मायनों में अलग है। पहली बात तो ये कि पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद एक रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। यह पिछली बार है, लेकिन इस बार चुनाव नतीजे आने के बाद वो पहली बार जब वाराणसी आज गए हैं तो इस बार उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि किसानों और काशी के आम लोगों को संबोधित किया। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इसलिए वाराणसी आए थे क्योंकि वो वाराणसी के लोगों को उन्हें अपना सांसद चुनने के लिए धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन इस बार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी किसानों को साधने के मकसद से वाराणसी आए और आज उन्होंने वाराणसी से देश भर के 9 करोड़ 60 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की किस्त जारी की। तो ये किस्त जारी करने के लिए वो वाराणसी आए और कुल 20,000 करोड़ रुपए आज किसानों के बैंक खातों में मोदी सरकार ने जमा करा दिए हैं। और बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में आज देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत किसानों और गरीबों से की है और अब वो देश के किसानों के लिए आगे चलकर बहुत कुछ करने वाले हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आचम्याम ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। ओम यपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगदोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वा याभ्यन्तरः सुधि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो पुनादु पुंडरीकाक्षः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः। ओम मद्यात् पूर्वोच्चारितेवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां वेलायां शुभपुण्यतिथौ अद्यस्मिन् गंगा सेवानिधिस्तत्त्वावधाने गंगा महा आरती वेलायां वयं सर्वे शम्भूयाम्। चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। अब तो
मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। पहली बात तो यह है कि इस तरह की जो रैलियां होती हैं हमारे देश के नेता सिर्फ तभी करते हैं जब चुनाव सिर पर होते हैं या जब चुनाव प्रचार चल रहा होता है। देखिए, अब तो चुनाव खत्म हो चुका है, अब ऐसी कोई रैली करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की है और ये वहीं से ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्री विश्वेश्वरः प्रसन्नोस्तु सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शंभवे जय शंभवे नमो नमः शंभवे शंभवे जय शंभवे शंभवे मयो भवे च शंभवे च मयो भवे शंभव इति शंभवे च मयो भवे च मयो भवे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जिस तरह की चुनावी रैलियां आपने अभी देखी हैं, जैसी रैली आज प्रधानमंत्री मोदी ने की है, असल में इस तरह की रैलियां हमारे देश के लोग, हमारे देश के नेता सिर्फ चुनाव के दौरान करते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान करते हैं। चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए अभी से दोबारा उतने ही परिश्रम के साथ वापस वाराणसी लौटे हैं और वैसी ही मेहनत कर रहे हैं जैसी वो चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव से पहले कर रहे थे। और आज उन्होंने लगभग वैसी ही एक रैली की जैसी चुनावी रैलियां होती हैं और काशी के लोगों के साथ अब वो एक नए तरह का रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने, आपने देखा कि वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें उन्होंने बात की उनके साथ, काशी के लोगों की अपनी भाषा में। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि काशी के लोगों के साथ इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए और इस रिश्ते को और ज्यादा अपनापन दिया जाए। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में हो रही इस राजनीति का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है और इस विश्लेषण को आप इन 5 बातों से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अब क्यों पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अगले 5 साल तक। और जिसे भी उत्तर प्रदेश को जीतना है उसे अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, आज से, अभी से, यहीं से मेहनत करनी पड़ेगी। चुनाव का इंतजार करने का समय नहीं है। पहली बात, अगले लोकसभा चुनाव से के लिए अभी से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों को तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने तैयारी शुरू कर दी है आज से ही। और अब उत्तर प्रदेश में राजनीति के भी 2 केंद्र बन गए हैं। पहला केंद्र है वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री मोदी खुद सांसद हैं, और दूसरा केंद्र बन जाएगा रायबरेली, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। और वाराणसी और रायबरेली के बीच सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का जो मुख्यालय होगा राजनीति का, वो होगा रायबरेली, और प्रधानमंत्री का जो राजनीति का, रणनीति का मुख्यालय होगा वो होगा वाराणसी। और दोनों के बीच में लगभग 250 किलोमीटर का फर्क है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति हिंदी हार्टलैंड यानी हिंदी भाषी दूसरे राज्यों को भी बहुत प्रभावित करती है, और सीटें तो यहां सबसे ज्यादा हैं ही। और इसीलिए राहुल गांधी रायबरेली का प्रतिनिधित्व करके उत्तर प्रदेश में अब और ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं
और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी उत्तर प्रदेश में हुए उलटफेर की कहानी को फिर से पलटने के लिए आज से ही परिश्रम शुरू कर दिया है। और हो सकता है कि अब अगले 5 वर्षों में आप प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में ज्यादा यात्राएं करते हुए देखें। उत्तर प्रदेश में ज्यादा बार आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। और राहुल गांधी ने भी यह तय कर लिया है, इसीलिए उन्होंने वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली की सीट को रख लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति करनी है, भारत में हिंदी बेल्ट की अगर राजनीति करनी है, तो वो राजनीति रायबरेली से ही हो सकती है, वायनाड से नहीं हो सकती। और राहुल गांधी को इसलिए भी इस बार थोड़ा ज्यादा पुश मिला है, बूस्ट मिला है, क्योंकि उनकी उम्मीदों के विपरीत कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरी बात, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में इस बार प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर पिछली बार के चुनावों से कम रहा है। 2014 में उन्हें 56.3% वोट मिले थे और उन्होंने 3,71,000 वोटों से चुनाव जीता था। फिर 2019 में उन्हें उससे भी ज्यादा 63.6% वोट मिले और उन्होंने 4,79,000 वोटों से चुनाव जीता, जबकि इस बार उन्हें 54.2% वोट मिले हैं और उन्होंने 1,52,000 वोटों से चुनाव जीता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो 2014 में 56% वोट मिले, 19 में 63% और इस बार 54% वोट उन्हें मिले हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर अजय राय की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ी होती तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार जाते, ऐसा उनका दावा है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत का इतना ही भरोसा था तो फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश में उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? किसने रोका था कांग्रेस पार्टी को कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी से चुनाव न लड़ाएं? लड़ा देते और जिता लेते। लेकिन जब चुनाव लड़ी ही नहीं, उसके बाद ये दावा बेकार की बात है। और अब भी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली की जगह वायनाड से उपचुनाव क्यों लड़ रही हैं? वो अमेठी से भी लड़ सकती थी, रायबरेली से भी लड़ सकती थी, लेकिन पार्टी उन्हें भेज रही है वायनाड। क्या यह बात सच नहीं है कि रायबरेली की तुलना में वायनाड सीट पर काफी कम जोखिम है और इसीलिए वायनाड सीट को प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए चुना गया है? देश में आज तक सिर्फ एक ही नेता ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए लोकसभा का चुनाव हारा है और वो नेता थी इंदिरा गांधी। और खुद राहुल गांधी भी पिछली बार अमेठी सीट से 55,000 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। हालांकि इस बार रायबरेली और वायनाड में राहुल गांधी की जीत का अंतर 3.5 लाख वोटों से ज्यादा का रहा है। और राहुल गांधी इसी बात से बहुत उत्साहित हैं और खुश हैं कि रायबरेली में उन्हें 3.5 लाख वोटों से जीत मिल गई। और आखिरी पॉइंट यह है कि इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत करनी होगी और हो सकता है कि इस मेहनत का केंद्र लखनऊ न होकर वाराणसी हो जाए। अब आज की जो बड़ी खास बातें हैं, पहली खास बात तो हमने आपको यह बताई कि चुनाव समाप्त होने के बाद और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज पहली बार वाराणसी गए। वाराणसी के लोगों से उन्होंने बात की और उन्हें संबोधित किया और वहां से कुछ योजनाओं को उन्होंने वहां से ऐलान किया। लेकिन एक और खास बात है। खास बात यह है, दूसरी खास बात, विपक्षी दलों ने इस बार प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद पैदा करने की बड़ी कोशिशें की चुनाव प्रचार के दौरान। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी आजकल जमकर तारीफ कर रही है, पहले भी तारीफ कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ विपक्षी दलों की इस रणनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। और आज जब काशी में दोनों नेता मंच पर काफी देर तक एक साथ थे, तब उनके बीच वही उपयोगी केमिस्ट्री लोगों ने देखी जो पहले भी देखी गई थी। बहुत सारे लोग ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि अब चुनाव जब बीजेपी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, तो मोदी और योगी की केमिस्ट्री में एक दरार आ गई है, अब पहले जैसी बात नहीं रही है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी उनसे नाराज हैं। लेकिन आज आपको इन तस्वीरों के बाद पता चलेगा कि दोनों के बीच कैसा रिश्ता है। देखिए। प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणाम मध्ये 2014 में आजादी के बाद पहली बार देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बना था।
सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक जो अन्य अनेक योजनाएं इस दौरान किसानों के जीवन में परिवर्तन करके उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। और इस अवसर पर जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ आदरणीय मोदी जी ने ली, तो उन्होंने सबसे पहला कार्य और सबसे पहले किसी एक फाइल पर हस्ताक्षर किया तो वह था पुनः अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित। तो मैं आपको जो बता रहा था, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में आज पहली बार वाराणसी गए हैं। दूसरा, आज नतीजे चुनाव के आने के बाद से योगी और मोदी पहली बार एक सार्वजनिक मंच पर इतनी देर तक देखे गए हैं। और चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दलों ने कहा था कि चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। और चुनाव प्रचार में आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने भी यह बात कही, विपक्षी दलों ने भी यह बात कही, और उससे ऐसा एक इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की गई कि योगी और मोदी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसलिए आज पहली बार ये दोनों नेता इतनी देर तक जनता के सामने, कैमरों के सामने, सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए और लोगों ने देखा कि दोनों के बीच वैसे ही रिश्ते हैं जैसे चुनाव से पहले के रिश्ते थे। कम से कम अभी आंख से जो नजर आ रहा है वो तो यही है। अब किसी के दिल में झांक कर कोई देख नहीं सकता, लेकिन अगर आंखों से देखें, कैमरे के लेंस से देखें, तो आप देख सकते हैं कि क्या केमिस्ट्री है और क्या रिश्ते हैं। एक और तीसरी खास बात आज ये कि प्रधानमंत्री मोदी आज अपने साथ देश के नए कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अपने साथ लेकर गए, क्योंकि आज उन्हें किसानों के लिए ये योजना, उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना था, तो उन्हें लगा कि आज कृषि मंत्री को भी उनके साथ होना चाहिए। इसलिए आज एक और नई जोड़ी देश को देखने को मिली है, और यह नई जोड़ी है योगी और शिवराज सिंह चौहान की। तो आज डबल इंजन नहीं, आपको ट्रिपल इंजन देखने को मिल रहा है। योगी, शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री मोदी, ये तीनों इंजन आज सार्वजनिक मंच पर मौजूद थे। तो क्या यह बीजेपी की राजनीति का नया युग है? क्या अब आपको इस तरह की और जोड़ियां बीजेपी में, सरकार में ज्यादा देखने को मिलेंगी? बड़ा सवाल यह है, और हो सकता है यह सही भी हो। अब आप ये देखिए कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार वायनाड से उपचुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच गई, तो गांधी परिवार भारत की राजनीति का इकलौता ऐसा राजनीतिक खानदान बन जाएगा जिसके परिवार का हर सदस्य शुरुआत से लेकर आज तक लोकसभा का सांसद बना है। पहला चुनाव जब देश में हुआ था 1951 और 52 से लेकर आज 2024 के बीच, भारत के 73 वर्षों के लोकतांत्रिक इतिहास में, चुनावी इतिहास में गांधी परिवार के 10 सदस्य लोकसभा के मेंबर रहे हैं। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार संसद सदस्य रहे, उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित 3 बार, उनकी बेटी इंदिरा गांधी 4 बार, इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी 2 बार, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी 1 बार, संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी 8 बार, मेनका गांधी के सुपुत्र वरुण गांधी 3 बार, राजीव गांधी 4 बार, उनकी पत्नी सोनिया गांधी 5 बार, सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी 5 बार, और अब सोनिया गांधी की सुपुत्री और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी 52 वर्ष की उम्र में वायनाड से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच सकती हैं। और इस तरह गांधी परिवार भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक खानदान बन जाता है, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी, हर पीढ़ी के बाद लगातार एक के बाद एक सभी लोग चुनाव भी लड़ते चले गए और संसद में भी पहुंचते चले गए। और इस प्रकार से यह भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना राजनीतिक खानदान है, और समय के हिसाब से भी सबसे बड़ा राजनीतिक खानदान है, और सदस्यों के हिसाब से भी सबसे बड़ा राजनीतिक खानदान है, जहां पर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी वो लगातार कांग्रेस पार्टी की कमान को भी संभालते हैं और पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़ते हैं।
अब हम आपको यह बताएंगे कि हमारे देश में चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले चरण में नेता जनता के चरणों में होते हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, और दूसरे चरण में जनता नेता के चरणों में होती है जब वोट मिल चुका होता है। और इस बात को आप आज इन तस्वीरों से समझ सकते हैं जो महाराष्ट्र से आई हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले की हैं, जिनमें इन तस्वीरों में वो कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता से अपने पैरों में लगी कीचड़ को साफ करवा रहे हैं, और वहां मौजूद लोगों को इस पर बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं थी। जरा देखिए ध्यान से। असे नाही काढायचे असे नाही काढायचे पाय धुताना नाही काढायचे। ये तस्वीरें हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। ये तस्वीरें हमारे देश के नेताओं और उनके वोटर के रिश्ते को कमजोर करती हैं। और इसमें होना क्या चाहिए था? नाना पटोले को अपने पैर अपने हाथों से खुद धोने चाहिए थे, होना यह चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसी और व्यक्ति से अपने पैर साफ करवाए, अपने पैर धुलवाए। कैमरे सामने आजकल चल रहे थे। आजकल की अच्छी बात जानते हैं क्या है? पहले भी ये सब होता था, लेकिन अब क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल फोन है, सबके पास, सबकी जेब में एक कैमरा है, और जैसे ही कुछ होता है तुरंत उसका एक वीडियो बन जाता है, उसकी रील बन जाती है, और ये फिर जो तस्वीरें होती हैं ये पूरे देश में इनका प्रचार होता है। तो आज ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली तस्वीरें हैं। हमारे देश में बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी खुद ये कहते हैं कि मैं तो जनता का सेवक हूं, और असल में एक भारत जैसे लोकतंत्र में नेता जो हैं वो जनता के सेवक होते हैं। जनता उन्हें मौका देती है। जनता खुद झोंपड़े में रहती है, लेकिन अपने सेवक को स्विमिंग पूल वाले बंगले में अपना वोट देकर बैठा देती है। फिर वो स्विमिंग पूल वाले बंगले में रहने वाला नेता जो चुनाव से पहले हमारे देश की जनता के पैर छूता है और कहता है कि मुझे याद रखिएगा, मुझे ही वोट दीजिएगा, वोट मिलने के बाद फिर वो उसी जनता से कहता है कि मेरे पैर साफ करो, और फिर वो जनता अगले 5 साल तक उस नेता के पैर छूती है, वो उसके चरणों में पड़ी रहती है। हमारे लोकतंत्र की सबसे खराब बात और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, और इसे नेता तो ठीक कभी नहीं करेंगे। इसे ठीक कर सकती है हमारे देश की जनता, हमारे देश के वोटर। इसलिए जब भी आप ऐसी तस्वीरों को देखें, अपनी डायरी में नोट करके हमेशा आपको ये रख लेनी चाहिए। और चुनाव से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कभी भी इस तरह के व्यवहार को और इस तरह की तस्वीरों को आप भूलिए नहीं। इन्हें हमेशा अपने दिल में और अपने दिमाग में याद करके रखिए, इन्हें लिख कर रख लीजिए ताकि आप इन्हें भूल ना पाएं। और उसके बाद चाहे कोई जाति आपके सामने आ जाए, चाहे कोई धर्म आ जाए, चाहे कोई सोशल इंजीनियरिंग आ जाए, चाहे कोई नेता, चाहे वो आपकी जाति का हो या किसी और जाति का हो, आप तब भी इन तस्वीरों को भूलें नहीं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये आपके सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसने आटे के लिए संघर्ष कर रहे पाकिस्तान को एक नई चिंता में डाल दिया है। 25 वर्षों के बाद भारत परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया है, और इसलिए वोटों की रेस तो अभी तक हमने आपको दिखाई, अब परमाणु हथियारों की रेस आपको दिखाते हैं, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच परमाणु हथियारों की भी एक रेस चल रही है। और इस रेस में भारत के पास अब 172 परमाणु हथियार हो गए हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 170 परमाणु हथियार हैं। और पिछले 1 साल में भारत ने 8 नए परमाणु हथियार विकसित किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में एक भी नया परमाणु हथियार विकसित नहीं किया है। और करेगा भी कैसे? उसके पास पैसा है ही नहीं, खाने का पैसा नहीं है, तो परमाणु हथियार बनाकर क्या करेगा और कहां से बनाएगा? यह सारी जानकारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी नई रिपोर्ट में दी है, और इसमें यह बताया गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार आज भी रशिया के पास है, जबकि दुनिया के 84% परमाणु हथियार सिर्फ रशिया और अमेरिका के पास हैं। यानी इन दोनों देशों को अगर आप मिला लें तो 84% परमाणु हथियार सिर्फ 2 देश रशिया और अमेरिका के पास है, बाकी के पास तो बहुत थोड़े थोड़े हथियार हैं। देखिए, जरा नजर डालिए। रशिया के पास 4380 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 3708, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान 170, इजराइल 90
और उत्तर कोरिया के पास कुल 50 परमाणु हथियार हैं। तो यह है परमाणु हथियारों की रेस पूरी दुनिया में। ये देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, किसके पास कितने हैं आपने यहां देख लिया। सबसे बड़ी बात यह कि जो अमेरिका खुद को दुनिया में शांति और लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, उसने सबसे ज्यादा 1770 परमाणु हथियारों को युद्ध के लिए तैनात किया हुआ है। जबकि जिस रशिया को पश्चिमी देश दुनिया की शांति के लिए खतरा मानते हैं, उस रशिया ने पिछले 1 साल में अपने परमाणु हथियारों की संख्या को घटाया है। और ऐसा करने वाला रशिया दुनिया का इकलौता देश है जिसने अपनी संख्या को घटा दिया है। वर्ष 2023 में रशिया के पास 4489 परमाणु हथियार थे, जो अब 4380 रह गए हैं। और रशिया ने 109 परमाणु हथियारों को इस साल कम किया है। पूरी दुनिया में परमाणु संपन्न 9 देश हैं और इन 9 देशों में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिनके परमाणु हथियारों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले वृद्धि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा चीन ने 90, उत्तर कोरिया ने 20 और भारत ने पिछले 1 साल में 8 नए परमाणु हथियार विकसित किए हैं। इसके अलावा परमाणु हथियारों पर वैश्विक खर्च 13% बढ़कर अब 7,63,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 4,30,000 करोड़ रुपए अमेरिका ने खर्च किए हैं, 99,000 करोड़ रुपए चीन ने, 69,000 करोड़ रुपए रशिया ने, 67,000 करोड़ ब्रिटेन ने, 51,000 करोड़ फ्रांस ने, 22,000 करोड़ हमारे देश भारत ने, 9,000 करोड़ इजराइल ने और 8300 करोड़ पाकिस्तान और 7,500 करोड़ रुपए उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों पर खर्च किया है। यह इनका खर्चा है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आज का भारत एक नया भारत है जिसने परमाणु हथियारों को लेकर अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। पहले भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स और उनके लॉन्चर्स को अलग अलग रखता था और हम दुनिया को यह साबित करने में लगे रहते थे कि हम परमाणु हथियारों को कभी भी डिप्लॉय नहीं करेंगे। मतलब हमने बनाकर रख लिए लेकिन हमने उन्हें तैनात नहीं किया है, हम उन्हें तैनात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दूसरे देशों से सर्टिफिकेट चाहिए होता था और हम हमेशा बैकफुट पर रहते थे कि हमने बना तो लिया, हमें लगता था कि हमने परमाणु हथियार बनाकर बड़ी गलती कर दी। बड़े देश तो बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते, और इसे लेकर हम हमेशा अपना बचाव करते रहते थे। बार बार ये कहते थे कि हमने बना तो लिया लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज ट्रीटी पर साइन करेंगे, पहली बार हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब कोई हम पर हमला करेगा तभी हम इस्तेमाल करेंगे, हम उन्हें तैनात नहीं करेंगे, यानी डरे रहते थे। लेकिन अब मोदी सरकार में यह स्थिति बदल गई और अब भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स और उनके लॉन्चर्स को एक साथ निर्धारित स्थानों पर तैनात करके रख रहा है, जिससे यह पता चलता है कि अब हमारा देश अपने परमाणु हथियारों की शक्ति को लेकर किसी दूसरे देश के दबाव में बिल्कुल भी नहीं है। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है और अब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब दुनिया में एक नया ब्लॉक बना रहे हैं, यानी एक नया समूह, एक नया जो है एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें रशिया है, चीन है और उत्तर कोरिया है। और अब से कुछ देर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 वर्षों के बाद पहली बार उत्तर कोरिया के दौरे पर जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से होगी। तो व्लादिमीर पुतिन का उत्तर कोरिया जाना और किम जोंग उन जैसे डिक्टेटर से मिलना, बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक घटना है और एक बहुत बड़ा बदलाव वैश्विक राजनीति में माना जाएगा। और इससे क्या समझ में आता है, पुतिन का नॉर्थ कोरिया जाना मतलब रशिया, चीन और उत्तर कोरिया के पास मिलकर कुल मिलाकर 4930 परमाणु हथियार हैं। यानी अगर हम इन तीनों देशों का एक ब्लॉक बना दें तो इन तीनों देशों के पास मिलकर समझ लीजिए लगभग 5000 परमाणु हथियार हैं, जो दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 51% होगा। इसलिए आपको इस ब्लॉक को भूलना नहीं है। रशिया और चीन की नजदीकियां पूरी दुनिया देख चुका है। चीन और उत्तर कोरिया की नजदीकियां भी हम देख चुके हैं, जब किम जोंग उन और चीन के जो शासक हैं वो दोनों आपस में मिलते रहते हैं। और अब रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भी नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। इसलिए अब एक नया ब्लॉक दुनिया के सामने है और इन तीनों के पास 5000 लगभग परमाणु हथियार हैं। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने वर्ष 1945 में पहली बार किसी न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था और यह बात 16 जुलाई 1945 की है।
इस परीक्षण के सिर्फ 21 दिन के बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया, जिनमें 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद आज तक दुनिया में 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार विकसित हो चुके हैं, लेकिन कभी भी किसी देश ने दोबारा परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। यानी आज तक इतिहास में सिर्फ एक बार परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ है, जो अमेरिका ने किया था जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर उन्होंने परमाणु बम डाला था। उसके बाद से कभी किसी ने ये हथियार इस्तेमाल नहीं किए। अब ये हथियार जो है परमाणु हथियार हाथी के दिखाने वाले दांत की तरह हो गए हैं। और इसे आप एक उदाहरण से समझिए। आपने अक्सर देखा होगा हमारे देश में आज से कुछ साल पहले तक गांवों के जो बड़े बड़े जमींदार और साहूकार हुआ करते थे, या गांव में जो दबंग परिवार हुआ करते थे, उनके घरों में दीवारों पर बंदूकें लटकी होती थी पुराने जमाने में। ये बंदूकें असल में चलाने के लिए नहीं होती थी, चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, बल्कि ये बंदूकें दिखाने के लिए होती थी और ये बताने के लिए होती थी कि उस परिवार के पास हथियार हैं। और ये बात पूरे गांव में फैल जाती थी और गांव के लोग ऐसे परिवारों से डर कर रहते थे। परमाणु संपन्न देश भी इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ दिखाने के लिए और दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए करते हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि भीषण गर्मी और लू से अब लोगों को दिन तो छोड़ दीजिए, रात में भी राहत नहीं मिल रही है। और स्थिति यह हो गई है कि उत्तर भारत के राज्यों में शाम को 7 बजे से देर रात 3 बजे तक या सुबह 3 बजे तक न्यूनतम तापमान उतना ही है जितना पहले अधिकतम तापमान होता था। और इस गर्मी के कारण अब लोगों के घरों में बिना गीजर के ही नल से तपता हुआ गर्मा गर्म पानी आ रहा है। गीजर आपके घर में आपने ऑन नहीं करके रखा, लेकिन जब नल खोलेंगे तो एकदम गर्म पानी आएगा। और खास बात जो आपको आज हम बता रहे हैं वो ये कि पहले दिन में गर्मी पड़ती थी लेकिन रात में कुछ राहत मिल जाती थी। आजकल रात में भी उतनी ही गर्मी पड़ रही है, यानी ना तो दिन में आपको आराम मिलेगा ना रात को आराम मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में वर्ष 2018 के बाद पहली बार जून के महीने में रात का न्यूनतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, जो सामान्य तापमान से 6 डिग्री ज्यादा है। 6 डिग्री ज्यादा बहुत होता है। और यहां बात सिर्फ अकेले दिल्ली की नहीं है। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में सुबह 7 बजे मौसम दोपहर जैसा हो जाता है और रात को 2 से 3 बजे भी इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि इस गर्मी के कारण सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही 107 लोग मर चुके हैं और इनमें भी 27 लोगों की मौत रात के वक्त हीट स्ट्रोक के कारण हुई। और इस बार लू ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिस जून के महीने में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लू चलती थी, उस जून के महीने में इस बार सिर्फ 18 दिनों में 6 दिन लू का प्रकोप रहा है। और स्थिति यह है कि इस बार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और ठंडे राज्यों के कई इलाके भी गर्मी में बुरी तरह से झुलस रहे हैं। और यह बात सामान्य बात नहीं है। इस बार गर्मी और लू इसलिए अलग है क्योंकि इस बार सूरज ढलने के बाद भी रात को इतनी गर्मी पड़ रही है जितनी गर्मी दुबई में दोपहर के वक्त भी नहीं पड़ती। और इसलिए मौसम वैज्ञानिक इस भीषण गर्मी को खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी बता रहे हैं। अब ये घंटी हमारे देश के लोग, हमारी सरकारें हो सकता है ना सुन रहे हों, लेकिन ये खतरे की घंटी है। अलग अलग राज्यों के सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी किए गए बयानों के मुताबिक रात में न्यूनतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस होने के कारण लोगों की हीट स्ट्रोक से मौतें हो रही हैं। और ये सारे कौन लोग हैं? ये सारे गरीब और आम लोग हैं जिनके घरों में पंखा भी नहीं है, कूलर नहीं है, एयर कंडीशनर नहीं है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई हैं, जहां एक कांस्टेबल की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। और बड़ी बात यह कि जब यह कांस्टेबल हीट स्ट्रोक के बाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब दूसरे पुलिसकर्मी इसकी जान बचाने की बजाय इसका वीडियो बना रहे थे। आप जब गर्मी और लू से मरने वाले लोगों की पृष्ठभूमि देखेंगे तो ये सारे लोग आपको गरीब मिलेंगे, गरीब जाति से मिलेंगे। और मैं बार बार हमेशा आपको यह बताता हूं, हमारा देश वैसे तो जातियों में बटा हुआ है, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, बहुत तरह की जातियां, ओबीसी, लेकिन सबसे बड़ी जाति होती है गरीबी की जाति। और सबसे खराब और सबसे पिछड़ी जो जाति है वो है गरीब की जाति। और इस बार भी गर्मी से ये गरीब ही मर रहे हैं। और यही आज का कड़वा सच है, जिसमें मौत तो अमीर और गरीब में कभी भेदभाव नहीं करती। मौत हमेशा समय पर आती है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे बड़े बंगले में रहता हो या झोपड़ी में रहता हो। लेकिन गर्मी भेदभाव करती है
और आज इस गर्मी की वजह से गरीबों की नींद सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। भारत के 70% लोग गांव में रहते हैं, लेकिन गांव में सिर्फ 1.2% परिवार ही ऐसे हैं जिनके घरों में एसी लगा है, जबकि शहरों में यह आंकड़ा सिर्फ 12.6% का है। आपने कभी सोचा है कि भारत में ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, टीवी है, दूसरी तमाम सुविधाएं हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं है। और अक्सर हमारे देश में आपने देखा होगा, लोग आजकल चिड़चिड़े रहते हैं, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बात बात पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बात बात पर वो अपना आपा खो बैठते हैं। आप कभी अपने घर के बाहर सड़क पर जाइए, आपको ऐसा लगेगा जैसे सड़क पर हर व्यक्ति गुस्से में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्मी और उमस इन लोगों को कभी भी अच्छी नींद लेने नहीं देती। और सोचिए, जब देश के कामकाजी लोग, जिनकी संख्या करोड़ों में है, आप सोचिए हमारे देश के लगभग 80, 90, 100 करोड़ लोग अगर हफ्तों से, महीनों से रात को ठीक से सोए नहीं है और ठीक से जागे नहीं है, तो फिर दिन भर उनका व्यवहार कैसा होगा। इससे भी बड़ी चुनौती है कि जिन लोगों के घरों में सिर्फ पंखा है और वो भी बिजली कटौती के कारण चलता नहीं है, ये लोग भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। यानी एक पंखा लगवा लिया जैसे तैसे, लेकिन पंखा तो तब चलेगा जब बिजली आएगी। आजकल बिजली की कटौती चल रही है। उत्तर भारत के कई शहरों और गांवों में बिजली न होने की बहुत शिकायतें आ रही हैं। कई जगहों पर पावर कट 4-4, 5-5 घंटों का है, इससे ज्यादा का भी है। उत्तर भारत में पहली बार भीषण गर्मी की वजह से बिजली आपूर्ति की मांग 89,000 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ रिहायशी इलाकों में बिजली की कटौती हो रही है, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कल कुछ देर के लिए बिजली चली गई, जिससे चेक इन और चेकआउट में लोगों को परेशानी हुई। और अब कई राज्यों में इसके खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बहुत शहरों में तो आप जब जाएंगे, रात में लोग बिजली के दफ्तर के बाहर जाकर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नाराज हो रहे हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पूरी रात की नींद उनकी खराब हो जाएगी और कल दिन भर उसी गर्मी में उन्हें काम पर भी जाना है। देख लो, बताया जा रहा सप्लाई चालू हो गई है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। के गुंडे हैं, पानी नहीं है। आपने इन लोगों का व्यवहार देखा, किस तरह ये नारेबाजी कर रहे हैं, किस तरह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप सोचिए गर्मी क्या कर सकती है आपके साथ। और जो लोग पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से इस गर्मी की वजह से रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, कम से कम एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद की आवश्यकता होती है, तब वो अगले दिन जाकर अपना काम ठीक से कर सकता है, तब वो जाकर उसका व्यवहार नॉर्मल रहता है। लेकिन ये लोग मुश्किल से 3 से 4 घंटे रात में सो पा रहे हैं, और वो भी भीषण गर्मी में। और फिर जब कोई व्यक्ति हफ्तों से, महीनों से ठीक से ना सो पाए, तो फिर उसका व्यवहार कैसा होता है वो आप देख सकते हैं। ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है। हमारे देश में लोग आज भी गर्मी को गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन ये गर्मी हमें विश्व गुरु बनने से रोक देगी। हम कितने भी परमाणु हथियार बनाकर रख लें अपने पास, लेकिन अगर हमारे देश के लोग, हमारे देश के श्रमिक, मजदूर, काम करने वाले लोग, कर्मचारी रात भर अगर ऐसे संघर्ष करेंगे, तो वो दिन में कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग आजकल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिल स्टेशंस पर जा रहे हैं, और साथ ही ये शिकायत भी कर रहे हैं वहां से जाकर कि वहां जाने पर भी इन्हें उतनी ही गर्मी लग रही है जितनी गर्मी मैदानी इलाकों में है। और इस समय मसूरी, शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे हिल स्टेशंस पर भी जबरदस्त ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, और बड़ी संख्या में लोग यहां से वहां जा रहे हैं, लेकिन वहां भी उतनी ही गर्मी है। तो आज हम हमारे देश की केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से सबसे ये कहना चाहेंगे कि इस गर्मी को गंभीरता से लीजिए, वरना ये गर्मी हमारे देश के करोड़ों श्रमिकों को, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत कम कर देगी, उनके सेहत पर बहुत बुरा असर डालेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी बहुत बुरा असर डालेगी।
जो खाड़ी देश हैं, जहां हमसे भी ज्यादा गर्मी पड़ती है, उन्होंने अपनी जो पूरी व्यवस्था बनाई है वो इस गर्मी को ध्यान में रखकर बनाई है। इसलिए वहां के लोग जो हैं इस व्यवस्था के रहते गर्मी में भी उतना ही काम कर पाते हैं। और वहां उन्होंने ये मान लिया है कि जो एयर कंडीशनर और कूलर जो होते हैं ये बेसिक सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाओं में ये चीज गिनी जाती है। लेकिन हमारे देश में एयर कंडीशनर को लग्जरी आइटम माना जाता है। ये सब हमें बंद करना पड़ेगा और इस नए हालात को स्वीकार करना पड़ेगा। अब हम आपको इश्क के खूनी खेल के बारे में बताएंगे, और वो ये खतरनाक खेल है जिसमें हमारे देश के ज्यादातर युवा अब फंसते चले जा रहे हैं। क्या आपने नोट किया है कि पिछले कुछ वर्षों में इश्क और ब्रेकअप के कारण होने वाली हत्याओं में अचानक से बहुत वृद्धि हो गई है। भारत के समाज में ऐसा दौर इससे पहले कभी नहीं आया था जब स्कूल और कॉलेज के ज्यादातर युवा अपनी उम्र से पहले ही अपने लाइफ पार्टनर तलाशने के लिए बेचैन बैठे हैं। और स्थिति यह हो गई है कि अब हमारे देश के ज्यादातर युवा या तो बॉयफ्रेंड खोज रहे हैं या गर्लफ्रेंड खोज रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स में व्यस्त हैं, या फिर ब्रेकअप और बेवफाई के गम में डूबे हुए हैं। और इसीलिए आज हम इस खबर का एक चिंताजनक विश्लेषण हमारे देश के युवाओं के लिए और इस पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हम इस वीडियो से करना चाहते हैं जो आपको विचलित भी कर सकता है, इसलिए चेतावनी अभी से आपको दे रहे हैं। यह वीडियो महाराष्ट्र के पालघर में हुई उस घटना का है जिसमें एक 29 साल के लड़के ने ब्रेकअप होने की वजह से एक लड़की की बीच सड़क पर सबके सामने बेरहमी से हत्या कर दी। इस लड़के का नाम रोहित यादव है, जो 20 साल की इस लड़की के साथ पिछले काफी समय से रिलेशनशिप में था, कुछ महीनों से। लेकिन कुछ दिन पहले किसी झगड़े को लेकर इस लड़की ने लड़के के साथ ब्रेकअप कर लिया, रिश्ता तोड़ दिया, और इस लड़के ने इस ब्रेकअप को इस लड़की की बेवफाई मान लिया। और बाद में जो मोटरसाइकिल का एक पाना होता है, उस पाने से इस लड़की की बीच सड़क पर हत्या कर दी। और इस दौरान वो लगातार ये बात कह रहा था कि इस लड़की ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। हमारे देश का समाज भी देखिए, सड़क लोगों से भरी हुई है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उस लड़की को बचाने के लिए कोई नहीं आया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को शक था कि ब्रेकअप के बाद उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात करती है, जिसकी वजह से उसने ये हत्या कर दी। और आप देखिए कि इस घटना के पीछे क्या मकसद हो सकता है। हमारे देश में लड़कियों की ना को अक्सर उनकी बेवफाई मान लिया जाता है। लड़कियां ना नहीं कह सकती, जबकि पुरुषों की ना को बेवफाई नहीं बल्कि उनका फैसला माना जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक पिछले साल हमारे देश में 10% हत्याएं सिर्फ प्रेम प्रसंग की वजह से हुई। 16,000 आत्महत्याओं का कारण भी प्रेम था, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अब प्यार अपराध का रूप लेता जा रहा है। तो ये आज जो हमने छोटा सा विश्लेषण आपके लिए किया, ये हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए है। हमारे देश की वो पीढ़ी जो रील्स पर है, इंस्टाग्राम पर है, जो हर रोज अपने लिए नया बॉयफ्रेंड, नई गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं, जो अपने रिलेशनशिप को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं। नौकरी की चिंता नहीं है, रिलेशनशिप की चिंता है, और या फिर ब्रेकअप और बेवफाई के गम में डूबे हुए हैं अपना सारा पढ़ाई और काम छोड़कर। ये उनके लिए है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो हजारों से मिलती है, और सबसे महंगा है सहयोग। हजारों से मांगो तब जाकर एक से मिलता है।